जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए 5th सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस पेपर फर्स्ट, जो कि आपका कोर्स टाइटल है तुलनात्मक राजनीति और सरकार के जो सिलेबस है उसका महासंग्राम रिवीजन क्लास देखेंगे। हमने बताया हर एक सब्जेक्ट का 2 महासंग्राम रिवीजन क्लास आएगा, जिसमें आधे आधे सिलेबस का आपको अच्छे से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए जाएंगे। इसलिए चैनल पर बने रहिए। अगर आपने नहीं देखा है जो हमने सिलेबस कराया हुआ है तो उसका प्लेलिस्ट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। क्लासेस जो कि कराई गई हैं, आपका मॉडल पेपर भी सॉल्व कराया गया है, हर एक चीज़ बताई गई है, वहाँ पर आप देख सकते हैं। बाकी सभी क्लासेस जो कराई जाती हैं यहाँ पर उसका नोट्स जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाता है। जैसे कि यह महासंग्राम रिवीजन क्लास है, इसका वीडियो अपलोड होते ही कुछ समय पश्चात आपको इसका नोट्स दे दिया जाता है, जिससे आप यहाँ पर वीडियो देख के अच्छे से उसके बाद टेलीग्राम से नोट्स लेकर अच्छे से रिवीजन कर सकें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। किसी अन्य सब्जेक्ट का आपको महासंग्राम रिवीजन क्लास चाहिए तो कमेंट कर दीजिए। बाकी बने रहिए चैनल पर। चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। हमारा पहला प्रश्न है तुलनात्मक राजनीति से आप क्या समझते हैं। हमारा जो सिलेबस है तुलनात्मक राजनीति, उसके विषय में ही हम पहला प्रश्न देखेंगे कि तुलनात्मक राजनीति आखिर होती क्या है। तुलनात्मक राजनीति जो है वह राजनीति विज्ञान की एक शाखा एवं विधि है जो तुलनात्मक अध्ययन पर आधारित होती है। तुलनात्मक राजनीति में 2 या अधिक देशों की राजनीति की तुलना की जाती है या एक ही देश की अलग अलग समय पर राजनीति की तुलना की जाती है, और यहाँ देखा जाता है कि इनमें समानता क्या है और अंतर क्या है। जैसे कि विभिन्न देशों के जो संविधान हैं, विभिन्न देशों की जो व्यवस्था है, उसका हम तुलना करके अध्ययन करते हैं, जिससे हमें कुछ अच्छाइयाँ पता लगती हैं, कुछ बुराइयाँ पता लगती हैं, और अच्छे जो बातें पता चलती हैं हम उसका जो है अच्छे से उसका उपयोग करते हैं। तो यह तुलनात्मक राजनीति है। अगला हम देखेंगे तुलनात्मक राजनीति की परिभाषा। तो एडवर्ड फ्रीमैन के अनुसार तुलनात्मक राजनीति जो है राजनीतिक संस्थाओं एवं सरकारों के विविध प्रकारों का एक तुलनात्मक विवेचन है और विश्लेषण है। रॉल्फ ब्रायन बंटी के अनुसार अगर हम देखें तो तुलनात्मक राजनीति जो है संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था में उन तत्वों की व्याख्या करता है जो राजनीतिक कार्यों एवं उनके संस्थागत प्रकाशन को प्रभावित करते हैं। ये विभिन्न जो है विद्वानों के द्वारा आपको यहाँ पर परिभाषाएं बताई गई हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे तुलनात्मक राजनीति की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। क्या विशेषताएं होती हैं तुलनात्मक राजनीति की। पहली विशेषता यह है कि अधिक विस्तारपूर्ण क्षेत्र होता है, वास्तविकता से यह जुड़ा होता है, परिशुद्धता के लिए खोज होता है, और जो इसके वैज्ञानिक रूप का एक प्रकार से द्योतक माना जाता है। दूसरी विशेषता है व्यवहारवादी होता है, अनुभवमूलक परिप्रेक्ष्य को अंगीकार किए जाना इसमें होता है। और तीसरी विशेषता है वर्णन और विवेचन के स्थान पर विश्लेषण को अपनाया जाता है। जैसे कि जो राजनीति है वह एक विस्तारपूर्ण क्षेत्र है, क्योंकि विभिन्न देशों की राजनीति का जब हम तुलना करके अध्ययन करेंगे तो बहुत ही विस्तृत क्षेत्र उसका बन जाता है। लेकिन जब सरकार की बात आती है, जो सरकार होता है तुलनात्मक सरकार, उसकी भी हम तुलना करके उसका अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है तुलनात्मक राजनीति और तुलनात्मक सरकार में क्या अंतर है। जीके रॉबर्ट्स ने स्पष्ट किया है कि तुलनात्मक शासन का प्रयोग राज्यों के उनकी संस्थाओं और उनके कार्यों से संबंध कुछ समूहों जैसे कि राजनीतिक दल, दबाव समूह आदि के अध्ययन हेतु उपयुक्त लगता है, जबकि तुलनात्मक राजनीति जो है वह शब्दावली एक अधिक व्यापक परिप्रेक्ष्य के लिए हुए है, जिसमें तुलनात्मक शासन, गैर राज्यीय राजनीति, कबीले, निजी संस्थाओं का भी आवेश होता है। एक प्रकार से जो तुलनात्मक राजनीति होती है उसका क्षेत्र व्यापक होता है, तुलनात्मक शासन या सरकार की जो क्षेत्र होता है वह एक प्रकार से कम होता है। विभिन्न देशों को जब हम संविधान अध्ययन करेंगे, तुलना करेंगे, तो उसका क्षेत्र व्यापक होगा ही। और जो तुलनात्मक शासन है उसमें हम जैसे कि राजनीतिक दल का अध्ययन करते हैं, दबाव समूहों का भी अध्ययन करते हैं, उनकी जो विभिन्न संस्थाएं हैं सबका अध्ययन हम कंपैरिजन करके, तुलना करके पढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति। तुलनात्मक प्रकृति जो है 2 प्रकार की प्रकृति है। जैसे कि तुलनात्मक राजनीति एक लंबात्मक तुलना करके हम पढ़ते हैं, और तुलनात्मक राजनीति की अम्बरांतरीय अर्थात क्षैतिज तुलना करके हम पढ़ते हैं। लंबात्मक तुलना आप कैसे समझ पाएंगे। जैसे कि विभिन्न 2 देशों के हम तुलना करके पढ़ते हैं। क्षैतिज में एक प्रकार से
एक चीज़ को, जैसे कोई भी चीज़ है, जैसे कि संस्था है कोई, तो विभिन्न देशों का जब हम लेकर पढ़ते हैं तो वह क्षैतिज तुलना के अंतर्गत आता है। छठा प्रश्न हमारा है, तुलनात्मक राजनीति के प्रमुख परंपरागत उपागमों का उल्लेख कीजिए। तो तुलनात्मक राजनीति के परंपरागत उपागम में सबसे पहला आता है ऐतिहासिक उपागम, दूसरा कानूनी औपचारिक उपागम और तीसरा होता है संस्थागत उपागम। यह जो आपका सिलेबस है तुलनात्मक राजनीति, आपके एमए फर्स्ट सेमेस्टर में भी आपके काम आएगा। अगर आप एमए पॉलिटिकल साइंस से करना चाहते हैं तो आपका यह पेपर सेकंड एमए फर्स्ट सेमेस्टर का है, जो कि हमने अच्छे से आपको समझाया है। अगर आप देखना चाहें तो एमए फर्स्ट सेमेस्टर का वीडियोस जो है देख सकते हैं। सेम टू सेम सिलेबस आपका 4 चैप्टर जो कराए गए हैं वहाँ से आप अच्छे से पढ़ सकते हैं कि तुलनात्मक राजनीति क्या होती है, परिभाषा, अर्थ, उसके विषय क्षेत्र, उसकी प्रकृति और परंपरागत उपागम, आधुनिक उपागम, सभी चीज़ें वहाँ पर बताई गई हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे 7वां प्रश्न हमारा है, तुलनात्मक राजनीति के आधुनिक उपागम की किन्हीं 3 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। पहली विशेषता क्या है आधुनिक उपागम की? इनमें राजनीति के सामाजिक संदर्भ पर विशेष ध्यान दिया जाता है और इनमें वैज्ञानिक पद्धति को प्रमुखता दी जाती है, आधुनिक उपागम जो है। और तीसरा है, इनमें विश्लेषण और व्याख्या का प्रयत्न किया जाता है। 8वां प्रश्न हमारा है, पूंजीवाद क्या है? पूंजीवाद ऐसी आर्थिक प्रणाली है जिसमें उत्पादन, वितरण और विनिमय के साधन मुख्यतः निजी स्वामित्व के अंतर्गत रखे जाते हैं और इनका प्रयोग जो है निजी लाभ के उद्देश्य के लिए किया जाता है। पूंजीवाद वही कहलाता है। पूंजीवाद को हम अगर परिभाषित करें तो जीडीएच कोल के अनुसार हम देखें तो पूंजीवाद जो है लाभ के लिए उत्पादन की वह प्रणाली है जिसके अंतर्गत उत्पादन के उपकरणों तथा सामग्री पर व्यक्तित्व स्वामित्व होता है तथा उत्पादन मुख्य रूप से मजदूरी के श्रमिकों द्वारा किया जाता है और इस उत्पादन पर पूंजीपतियों का अधिकार होता है। अर्थात जिसके पास धन अधिक होता है वह श्रमिक लगाते हैं, मजदूर लगाते हैं, विभिन्न उत्पादन करवाते हैं और उससे धन अर्जित करते हैं, लाभ कमाते हैं। यही पूंजीवाद के अंतर्गत आता है। अगला हम देखेंगे पूंजीवाद की विशेषताएं। तो पूंजीवाद की पहली विशेषता है कि पूंजीवाद प्रणाली में निजी संपत्ति का अधिकार होता है। अर्थात कोई भी एक व्यक्ति अच्छा बिजनेस करता जाए, पूंजीपति बनता जाए तो वो उसके पास संपत्ति अपनी बहुत सारी हो सकती है। तो दूसरा है उत्पत्ति के साधनों पर जिन व्यक्तियों का अधिक होता है वे सरकारी नियंत्रण से पूर्णतः युक्त होते हैं। तीसरा है उत्पादन का एकमात्र उद्देश्य जो है लाभ अर्जित करना होता है। जो पूंजीवाद होता है वह लाभ अर्जित करने के लिए होता है, जो समाजवाद होता है वह जनता की सेवा करने के लिए होता है। अगला हम देखेंगे 11वां प्रश्न हमारा है, पूंजीवादी प्रणाली के किन्हीं 4 गुणों का उल्लेख कीजिए। पहला तो यह स्वयं संचालित करते हैं, जो कि जो भी व्यक्ति हो पूंजीवाद में वह स्वयं संचालित करता है, स्वयं उस धन का मालिक होता है। दूसरा है संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग और उत्पादन का वृद्धि करते हैं। जैसे कि कोई भी व्यक्ति हो वह अपना धन लगा के जब कोई बिजनेस स्टार्ट करेगा तो वह चाहेगा कि कम से कम हमारा धन लगे और उत्पादन अधिक से अधिक हो, जिससे हमारा लाभ अधिक से अधिक हो। तो संसाधनों को वह अनुकूलतम प्रयोग करते हैं और उत्पादकता में जिससे वह वृद्धि चाहते हैं। तीसरा है उत्पादन में प्रोत्साहन, वह ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करना चाहते हैं। चौथा तकनीकी विकास। अगला प्रश्न हमारा है, पूंजीवाद के किन्हीं 4 दोषों का उल्लेख कीजिए। पूंजीवाद के 4 किन्हीं दोष निम्नलिखित हैं, जैसे कि संपत्ति एवं आय की असमानताएं इसमें होती हैं, मतलब जो अधिक धन अर्जित कर लिया वह ज़्यादा धनी हो गया, ऐसे असमानताएं उसमें हो जाती हैं। एकाधिकारी प्रवृत्ति का उदय हो जाता है, पूर्ण रोजगार प्राप्त करने में असफल रहते हैं, सामाजिक कल्याण की अनुपस्थिति इसमें होती है। अगला प्रश्न हमारा है, लोकतंत्र किसे कहते हैं? लोकतंत्र जो शब्द है वह मूल जनसाधारण अथवा जनता का शासन होता है। अब्राहम लिंकन ने इसी अर्थ में लोकतंत्र को परिभाषित करते हुए कहा है कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा संचालित शासन है। टू द पीपल, फॉर द पीपल, फ्रॉम द पीपल इज कॉल्ड डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी वही है, अब्राहम लिंकन ने कहा हुआ है कि जो कि जनता के लिए हो, जनता का हो और जनता के द्वारा संचालित हो, वही क्या है? लोकतंत्र है। अर्थात लोगों का तंत्र, लोगों का शासन है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, उदार लोकतंत्र। उदार लोकतंत्र वह व्यवस्था होती है जिसमें लोग सर्वोच्च शक्ति धारक होते हैं, वे ही सरकार बनाते हैं तथा समय समय पर सरकार को परिवर्तित वह कर सकते हैं। लोग अपने राजनीतिक दलों तथा हित समूहों के द्वारा राजनीतिक व्यवस्था में भाग लेते हैं। सरकार जनमत के प्रति हमेशा उत्तरदायी होती है
लोगों को विस्तृत अधिकार और स्वतंत्रता प्राप्त होता है जिन्हें संवैधानिक रूप से सुरक्षा प्रदान की जाती है। बस आप ध्यान से सुनते रहिए, हर एक टॉपिक आपका यहाँ पर क्लियर कराया जा रहा है, कोई टॉपिक नहीं छूट रहा है। आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से यहाँ होगी। अच्छे से आप बस सुनते रहिए और टेलीग्राम पर दिए गए नोट्स से रिवीजन कीजिए। बाकी चैनल पर बने रहिए, चैनल को अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर कीजिए। इतना आपके लिए मेहनत किया जाता है, वीडियोस बनाई जाती हैं जिससे आपके लाभ हों, तो अधिक से अधिक बच्चे देखेंगे, अधिक से अधिक लोगों का लाभ होगा और यह जो वीडियो है बनाने का एक जो मोटो है, एक मकसद है, वह कंप्लीट होगा और अधिक से अधिक लोग देखेंगे। अगला प्रश्न हम देखेंगे 15वां प्रश्न, उदार लोकतंत्र के प्रमुख लक्षण बताइए। तो सबसे पहला लक्षण क्या होता है? एक से अधिक राजनीतिक दलों में सत्ता के लिए संघर्ष होता है। राजनीतिक पदों पर किसी विशिष्ट वर्ग का अधिकार नहीं रहता है, अर्थात कोई भी एक वर्ग जो है, विशिष्ट वर्ग, कोई भी एक वर्ग जो है उसे अधिकार नहीं होता कि वह राजनीतिक पद को धारण कर ले। अगला है सार्वजनिक वयस्क मताधिकार पर आधारित समय पर निर्वाचन होता है। चौथा है नागरिक स्वतंत्रताओं की व्यवस्था होती है और पांचवा न्यायपालिका की स्वतंत्रता इसमें पाई जाती है। अगला प्रश्न हमारा 16वां, समाजवाद क्या है? समाजवाद जो है वह उत्पादन के साधनों के लिए सार्वजनिक स्वामित्व पर आधारित एक आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था है। समाजवाद एक ऐसे समाज को संगठित करने का एक तरीका है जिसमें उत्पादन के साधनों का स्वामित्व और नियंत्रण लोगों के पास होता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे समाजवाद के 4 विशेषताओं के बारे में। तो पहला है उत्पत्ति के साधनों पर सामूहिक एवं सामाजिक स्वामित्व होता है, मतलब जो भी उत्पत्ति है उस समाजवाद में सबका एक प्रकार से समान स्वामित्व होता है, सबका उस पर अधिकार होता है। अगला है उत्पादन एवं वितरण की क्रियाएं राज्य द्वारा संपादित की जाती हैं, अर्थात इसका कार्यभार राज्य के ऊपर होता है। तीसरा है निजी संपत्ति का अति सीमित अधिकार होता है। चौथा है एक केंद्रीकृत नियोजन सत्ता होती है। हर एक चीज़ को आपको बताया जा रहा है, जैसे कि उदारवाद आपने पढ़ा, उसके विभिन्न गुण, लाभ, विशेषताएं, दोष, सभी चीज़ें पढ़ी, उसकी प्रकृति पढ़ी, फिर हम समाजवाद देख रहे हैं। तो हर एक टॉपिक आपको ऐसे क्लियर कराते हम चल रहे हैं छोटे छोटे क्वेश्चंस के माध्यम से। 18वां प्रश्न हमारा है समाजवाद के किन्हीं 4 गुणों का उल्लेख कीजिए। सबसे पहला जो है गुण कि वह पूंजीवाद का विरोधी होता है, क्योंकि पूंजीवाद जो होते हैं वह स्वयं धन अर्जित करने की लालसा में होते हैं, परंतु समाजवाद में लोगों की सेवा होती है। तो पूंजीवाद का विरोधी कौन होता है? समाजवाद होता है। दूसरी क्या गुण है? वर्ग विहीन समाज की स्थापना यह करता है। तीसरा है समाजवाद का लोकतंत्रीय रूप इसके द्वारा स्थापित होता है। न्याय पर आधारित यह समाजवाद होता है। अगला प्रश्न 19वां, समाजवाद के किन्हीं 4 क्षेत्रों का उल्लेख कीजिए। पहला है समाजवाद निरंकुश राज्य की स्थापना करता है। समाजवाद व्यक्तिगत उत्साह को नष्ट करता है। विकेंद्रीकरण का अभाव इसमें होता है और क्रांतिकारी मार्ग इसमें होता है। अगला प्रश्न 20वां, समाजवाद के प्रमुख प्रकारों का उल्लेख कीजिए। समाजवाद के अनेक रूप पाए जाते हैं, किंतु इनमें सहकारी समाजवाद, राज्य समाजवाद, फेवियनवाद, प्रजातांत्रिक समाजवाद, साम्यवादी समाजवाद, श्रम संघवाद, श्रेणी संघवाद समाजवाद, ये जो हैं मुख्य रूप से समाजवाद के प्रकार पाए जाते हैं। अगला है समाजवादी धारणा के अनुसार राज्य का कार्य क्षेत्र बताइए। तो राज्य के क्या कार्य क्षेत्र हैं? समाजवादी विचारधारा के अनुसार राज्य का कार्य क्षेत्र जो है वह व्यापकतम होना चाहिए। इस विचारधारा के अनुसार राज्य के द्वारा वे सभी कार्य किए जाने चाहिए जो व्यक्ति तथा समाज की उन्नति के लिए आवश्यक हों, क्योंकि व्यक्ति व समाज की उन्नति के लिए किए जाने वाले कार्यों की सीमा नहीं है, अतः सामाजिक जीवन के प्रायः सभी कार्य राज्य के अंतर्गत आते हैं, अर्थात जिससे समाज के लोगों के हित होता है, समाज के हित के जो कार्य होते हैं वे सभी सामाजिक कार्य के अंतर्गत आते हैं। अगला हमारा प्रश्न है सामाजिक साम्यवादी राज्य की कार्य प्रणाली के प्रमुख दोषों को बताइए। तो सबसे पहला दोष क्या है? उत्पादन क्षमता में इसमें कमी हो जाती है, क्योंकि ये सरकारी जब कार्य हो जाते हैं, आप समझते ही हैं कैसे सब लोग लापरवाही करते हैं। जब खुद का रहता है तो उसमें एकदम जान लगा देते हैं और अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए वह जो है प्रेरित करते हैं अपने सभी जो मजदूर हैं या जो भी कार्यकर्ता होते हैं। दूसरा, इसमें नौकरशाही का विकास हो जाता है। तीसरा, राज्य की कुशलता में कमी आ जाती है। चौथा, मनुष्य का नैतिक पतन हो जाता है और पांचवा, व्यक्तिवादी स्वतंत्रता का अंत हो जाता है। ये सभी समाजवादी राज्य की कार्यप्रणाली के दोष हैं। अगला प्रश्न हमारा 23 नंबर, उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं?
उपनिवेशवाद से तात्पर्य किसी शक्तिशाली एवं विकसित राष्ट्र द्वारा किसी निर्बल एवं अविकसित देश पर उसके संसाधनों को अपने हित में दोहन करने के लिए राजनीतिक नियंत्रण स्थापित करना है। इस क्रम में औपनिवेशिक शक्ति अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए उपनिवेशों एवं सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक नियंत्रण भी स्थापित करता है। अगला प्रश्न हमारा है विउपनिवेशीकरण आखिर होता क्या है। विउपनिवेशीकरण जो है किसी उपनिवेश को समाप्त करने के संबंध में प्रयुक्त शब्द है, जहां एक राष्ट्र का निर्माण होता है जो स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र के रूप में स्थापित होता है। अगला प्रश्न क्या है, विउपनिवेशीकरण कब प्रारंभ हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात शक्ति देशों के बीच शीत युद्ध का प्रादुर्भाव हुआ। यह साम्राज्यवाद की उल्टी प्रक्रिया है जिसमें उपनिवेश राजनीतिक दृष्टि से स्वतंत्र राष्ट्र बन जाते हैं और ऐतिहासिक दृष्टि से विउपनिवेशीकरण सामान्यतः जो है 1945 से 90 की अवधि को कहा जाता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, अब हम आ गए इंग्लैंड में। इंग्लैंड में गणतंत्र की स्थापना कब हुई। इंग्लैंड में गणतंत्र की स्थापना जो है 1649 ईस्वी में हुई थी। मैग्ना कार्टा या वृहत अधिकार पत्र कब पारित हुआ, या 1215 ईस्वी में पारित हुआ था। 28वां प्रश्न है, ब्रिटिश संविधान के 4 स्रोत बताइए। तो पहला स्रोत है वैधानिक समझौते और आज्ञा पत्र, दूसरा है संसद द्वारा पारित जो संवैधानिक कानून है, तीसरा है न्यायालयों के निर्णय और चौथा है विद्वानों की टीकाएं। ये सभी जो है ब्रिटिश संविधान के स्रोत हैं। बस ध्यान से आप सुनते रहिए, जो कि आपको बताया गया है। टेलीग्राम से रिवीजन कीजिए। कोई भी डाउट किसी भी प्रश्न में हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा 29 नंबर, ब्रिटिश संविधान के 4 महत्व लिखिए। पहला महत्व है कि आधुनिक विश्व का सबसे प्राचीन संविधान कौन सा है, ब्रिटिश संविधान। संसार का एकमात्र अलिखित संविधान कौन सा है, ब्रिटिश संविधान। संसदीय लोकतंत्र की जननी किसे कहा जाता है, ब्रिटिश संविधान को। तथा लोकतांत्रिक समाजवाद का माध्यम भी ब्रिटिश संविधान का एक महत्व है, अर्थात उसके द्वारा ही दिया गया है। अगला प्रश्न, ब्रिटिश संविधान की 4 विशेषताएं अगर हम जानें तो यह एक विकसित संविधान है। यह निर्मित संविधान नहीं है, अर्थात इसका निर्माण नहीं किया गया है, यह धीरे धीरे जो विकसित हुआ है। तो यह एक विकसित संविधान है। यह एक एकात्मक शासन यहाँ पर है ब्रिटिश संविधान में। लचीला एवं सुपरिवर्तनशील संविधान है। मिश्रित शासन प्रणाली यहाँ पर है। अब हम देखेंगे अगला प्रश्न हमारा है, अभिसमय को परिभाषित कीजिए। प्रोफेसर ऑक के अनुसार अभिसमय उन समझौतों, आदतों या प्रथाओं से मिलकर बनते हैं जो राजनीतिक नैतिकता के नियम मात्र होने पर भी बड़ी से बड़ी सार्वजनिक सत्ताओं के दिन प्रतिदिन के संबंधों और गतिविधियों के अधिकांश भाग का नियमन करते हैं। अगला प्रश्न, अभिसमय के 2 लक्षण। पहला लक्षण है अभिसमयों का पालन कानून या न्यायिक मान्यता के कारण नहीं किया जाता, वरन उनका पालन तो लोकमत, पारस्परिक सहमति और उपयोगिता के कारण किया जाता है। जैसे कि यह कोई कानून नहीं लिखा गया है कि आपके भारत देश में दक्षिण तरफ मुंह करके नहीं खाना चाहिए, यह कोई कानून नहीं है, लेकिन आपसी सहमत है, लोगों के विचार हैं, लोग दक्षिण तरफ साउथ की साइड अपना मुंह करके नहीं खाते हैं। यह एक प्रकार से अभिसमय के मतलब एक मान्यता हो जाती है। अगला हमारा है, अभिसमय को कानूनी या न्यायिक मान्यता प्राप्त न होने पर भी व्यवहार में अभिसमयों को कानून जैसी पवित्रता प्राप्त होती है और उनका कानूनों के समान ही पालन किया जाता है। ब्रिटिश संविधान के 4 अभिसमय कौन कौन से हैं, महत्व अभिसमय के 4 महत्व कौन कौन से हैं। पहला है संविधान के विकास में यह सहायक है। दूसरा है संविधान को कार्य रूप प्रदान करना। तीसरा है शासन व्यवस्था को श्रेष्ठतम रूप प्रदान करना। चौथा है अल्पसंख्यकों के अधिकारों की यह रक्षा करता है। 34 नंबर प्रश्न देखेंगे, ब्रिटिश संविधान विवेक तथा संयोग की संतान है, यह कथन किसका है। यह कहा गया है लिटन स्ट्रेची ने। ऐसा उन्होंने क्यों कहा है, क्योंकि यह एक विकसित संविधान है। यह विवेक द्वारा और संयोग द्वारा यह धीरे धीरे करके यह विकसित हुआ है। अगला प्रश्न है, सम्राट से संबंधित किन्हीं 2 अभिसमयों का उल्लेख कीजिए। पहला है, सम्राट से संबंधित भी कतिपय अभिसमय हैं, जैसे कि संवैधानिक दृष्टि से कार्यपालिका शक्तियों का स्रोत होते हुए भी व्यवहारिक दृष्टि से उसका उपयोग नहीं करेगा, उसका वास्तविक रूप से उपयोग प्रधानमंत्री सहित मंत्री परिषद करेगी। दूसरा क्या है, सम्राट प्रधानमंत्री की सिफारिशें मानने को व्यवहारिक दृष्टि से बाध्य है। और तीसरा है, पार्लियामेंट के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक। यह हो गया। अगला हम प्रश्न देखेंगे, प्रीवी परिषद क्या है। प्रीवी परिषद वह अभिकरण है जिसके द्वारा क्राउन के अधिकांश औपचारिक कार्य जो हैं संपन्न किए जाते हैं और इस प्राचीन संस्था से ही मंत्रिपरिषद उत्पन्न
हुई है। पहले प्रीवी परिषद हुआ करती थी, जो कि एक प्रकार से क्राउन के अधिकांश औपचारिक कार्यों को संपन्न किया जाता था। प्रीवी परिषद जो अब है उसके दो कार्य बताइए। नई सरकार बनने पर मंत्रियों को शपथ यह दिलाती है, जुर्माना तथा सजाओं को यह माफ करती है। अगला प्रश्न हमारा मंत्रिमंडल का महत्व लिखिए। मंत्रिमंडल एक सूर्य पिंड है जिसके चारों ओर अन्य पिंड घूमते हैं और यह ऐसा कब्जा है जो कार्य के लिए सम्राट, लॉर्ड सभा और कॉमन सभा को मिलाता है। कब्जा मतलब एक प्रकार से ऐसी सिकड़ी का कार्य करती है जो लॉर्ड सभा और कॉमन सभा को मिलाता है, अर्थात एक डैम का कार्य करती है जो स्थल खंडक जैसे वह मिला देती है। तो उसी प्रकार यह एक ऐसा जो मंत्रिमंडल है वह लॉर्ड सभा और कॉमन सभा को मिलाता है। अगला हम देखेंगे 39 नंबर प्रश्न, मंत्रिपरिषद तथा मंत्रिमंडल में दो अंतर बताइए। पहला है मंत्रिपरिषद जो है वह बड़ी संस्था है जबकि मंत्रिमंडल एक छोटी संस्था है। दूसरा है मंत्रिमंडल के सदस्य विभागों के अध्यक्ष होते हैं, मंत्रिपरिषद के सदस्य उनके अधीन सहायता करने के लिए होते हैं। अगला प्रश्न हमारा 40 नंबर, मंत्रिमंडलात्मक प्रणाली की 4 विशेषताएं बताइए। पहली तो इसमें टोली की भावना होती है, इसमें गोपनीयता होती है, प्रधानमंत्री का नेतृत्व होता है और कार्यपालिका व व्यवस्थापिका के संबंध में घनिष्ठता होती है। 41वां प्रश्न है मंत्रिमंडल के कार्य लिखिए। पहला कार्य है विधि निर्माण संबंधी कार्य, वित्त संबंधी कार्य, न्याय संबंधी कार्य। ये 3 कार्य मंत्रिमंडल के होते हैं। 42वां प्रश्न है मंत्रिमंडल की तानाशाही के 4 कारण बताइए। पहला कॉमन सभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त होना, दूसरा दलीय अनुशासन की कठोरता, तीसरा है सामूहिक उत्तरदायित्व और चौथा है कॉमन सभा को भंग कराने की शक्ति इसमें होती है। 43वां प्रश्न हम देखेंगे ब्रिटिश प्रधानमंत्री के 4 कार्य लिखिए। पहला कार्य है मंत्रिमंडल का निर्माण, यह करती है। मंत्रिमंडल कार्य संचालन करता है, मंत्रिमंडल की अध्यक्षता करता है, शासन के संचालन करता है। यह ब्रिटिश प्रधानमंत्री के कार्य हैं। अगला प्रश्न हमारा है विधि शासन से आप क्या समझते हैं। विधि शासन का अर्थ है कोई भी व्यक्ति विधि से ऊपर नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति चाहे उसकी अवस्था या पद जो कुछ भी हो देश की सामान्य विधियों के अधीन और साधारण न्यायालयों की अधिकारिता के भीतर है। प्रधानमंत्री से लेकर देश का निर्धन से निर्धन व्यक्ति समान विधि के अधीन है और बिना औचित्य के किसी कृत्य के लिए वह समान रूप से उत्तरदायी होता है। अर्थात विधि सबसे ऊपर है, उसके पश्चात अर्थात कानून सबके ऊपर है, उसके पश्चात कोई भी होगा। अगला प्रश्न हमारा है 45 नंबर, विधि शासन की सीमाएं बताइए। पहली सीमा है अधिकारियों की विवेकात्मक शक्ति, दूसरा है लोक सेवा अधिकारियों के संबंध में विशेष स्थिति, प्रदत्त व्यवस्थापन, प्रशासनिक नियम और न्यायालय। विधि का शासन विदेशी शासकों तथा राजपूतों पर लागू नहीं होता है। अगला प्रश्न हमारा 46 नंबर, ब्रिटिश न्यायिक व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी। तो संवैधानिक सुधार अधिनियम 2005 द्वारा ब्रिटिश न्यायिक व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन करते हुए एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। कब? 2005 में संवैधानिक सुधार अधिनियम जो है के द्वारा यह किया गया था। अगला प्रश्न 47 नंबर, ब्रिटिश सर्वोच्च न्यायालय का विधिवत गठन कब किया गया। 1 अक्टूबर 2009 को ब्रिटिश सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया। 48 नंबर प्रश्न है ब्रिटेन में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो ब्रिटेन में सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश वही व्यक्ति हो सकता है जो निम्न योग्यता रखता हो, उसे किसी उच्च न्यायिक पद से कम 2 वर्ष तक कार्य करने का अनुभव प्राप्त हो या वरिष्ठ न्यायालयों में कम से कम 15 वर्ष की अवधि के लिए योग्य अधिवक्ता वह रहा हो, तभी वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के काबिल होगा। अगला प्रश्न हमारा है 49 नंबर, ब्रिटेन में किसी न्यायाधीश पद के लिए अयोग्य समझा जाता है। ब्रिटेन में वह व्यक्ति न्यायाधीश पद के लिए अयोग्य समझा जाएगा जो न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधी आयोग का सदस्य होगा। जो नियुक्ति संबंधी आयोग का गठन होगा वह न्यायाधीश पद में नहीं जा सकता। अगला प्रश्न 50वां, संयुक्त राज्य अमेरिका में संविधान का निर्माण जो है कब हुआ। संयुक्त राज्य अमेरिका में संविधान का निर्माण जो है 1789 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न हमारा 51 नंबर, अमेरिकी संविधान के 4 स्रोत बताइए। पहला, फिलाडेल्फिया सम्मेलन द्वारा निर्मित जो संविधान था उससे अमेरिकी संविधान का निर्माण हुआ है। संवैधानिक संशोधन जो हुए, परंपराएं और न्यायिक व्याख्याओं, इन सभी
स्रोतों से वह अमेरिका का संविधान निर्मित हुआ है। एक प्रकार से अगला प्रश्न हम देखेंगे, अमेरिकी संविधान के 4 महत्व बताइए। संसार का सबसे प्राचीन और लिखित संविधान अगर कोई है तो वह है अमेरिकी संविधान। इसमें अध्यक्षात्मक और लोकतांत्रिक पद्धति है। प्रथम संघात्मक व्यवस्था यहाँ पर हुई थी। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत भी अमेरिकी सिद्धांत में संविधान में दिया गया है। अमेरिकी संविधान की 4 विशेषताएं कौन कौन सी है? यह संविधान का सबसे संक्षिप्त संविधान है, संसार का कठोर संविधान है, संघात्मक शासन प्रणाली है यहाँ पर, और द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका भी यहाँ पर है। अगला प्रश्न हमारा, अमेरिका के संविधान में वर्णित 4 मौलिक अधिकार लिखिए। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार यहाँ पर है, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, समानता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार है, जो कि मौलिक अधिकार अमेरिका में माना जाता है। और संपत्ति का अधिकार जो भारत में है उसे मौलिक अधिकार से निकाल दिया गया है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? शक्ति विभाजन का सिद्धांत ऐसी शासन व्यवस्था का अनुमोदन करता है जिसमें व्यवस्थापिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पारस्परिक संबंध न हो, प्रत्येक अंग का कार्यक्षेत्र निश्चित हो और अपने अपने काम में पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो, ताकि सरकार की शक्ति को सीमित किया जा सके और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा हो सके। अर्थात जब व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका आपस में संबंधित नहीं रहते हैं तभी जो है शासन अच्छे से चल पाता है। अगला हम देखेंगे, हमारा अगला प्रश्न है 56 नंबर, संयुक्त राज्य अमेरिका में शक्ति विभाजन अपनाए जाने के 2 कारण कौन कौन से हैं? पहला तो फिलाडेल्फिया सम्मेलन में अधिकतर युवा सदस्य थे जो निरंकुशता के विरुद्ध और सीमित सरकार के पक्ष में थे। दूसरा, अमेरिका के संविधान निर्माता व्यक्तिवादी विचारों से प्रभावित थे, अतः व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने शक्ति विभाजन सिद्धांत को अपनाना आवश्यक समझा। अगला प्रश्न हम देखेंगे 57 नंबर, अमेरिका में सबसे शक्तिशाली राजनीतिक पद कौन सा है? राष्ट्रपति का पद जो है अमेरिका में सबसे शक्तिशाली माना जाता है। 58 नंबर प्रश्न है, अमेरिका में कार्यपालिका संबंधी शक्तियां किसमें निहित हैं? राष्ट्रपति में जो है कार्यपालिका संबंधी शक्तियां निहित हैं। 59 नंबर प्रश्न है, अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के लिए कौन कौन सी योग्यताएं चाहिए? पहला तो संयुक्त राज्य अमेरिका का जन्मजात वह नागरिक हो। दूसरा, 35 वर्ष की आयु पूरी हो चुकी हो। तीसरा, कम से कम 14 वर्ष तक अमेरिका में वह रह चुका हो, तब वह जाके अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के योग्य होता है। अगला है 60 नंबर प्रश्न, अमेरिका के राष्ट्रपति को पद से हटाने की क्या पद्धति है? अमेरिका के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा 4 वर्ष के कार्यकाल के पूर्व किसी भी दिन पदच्युत किया जा सकता है। 61 नंबर प्रश्न है, अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या है? 4 वर्ष। 62 नंबर प्रश्न है, अमेरिकी राष्ट्रपति की 4 शक्तियां लिखिए, कौन कौन सी हैं? कानूनों का क्रियान्वयन करना, प्रशासन का संचालन करना, सेना प्रमुख के रूप में और नियुक्तियों से संबंधित शक्ति जो है यह अमेरिका की 4 शक्तियां हैं। 63 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति की बढ़ती हुई शक्ति के 4 कारण। पहला है केंद्रीकरण की भावना, दूसरा है कांग्रेस की शक्ति से विस्तार, राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होना, और चौथा है राज्य के कार्यों में वृद्धि। अगला हम देखेंगे, अमेरिका में कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति अमेरिका में कार्यपालिका का प्रधान होता है। 65 नंबर प्रश्न है, अमेरिकी उपराष्ट्रपति की कोई 2 योग्यताएं बताइए। वह संयुक्त राज्य अमेरिका का जन्मजात होता है और 35 वर्ष से कम ना हो। इसके पहले अब 4 हमने देखे हुए थे, बहुत अच्छे तरीके से आपको हर एक चीज़ समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य किया करिए, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दिया करिए। रिवीजन आप करेंगे ही, जो कि आपको टेलीग्राम पर इसका PDF दिया जाता है। तो अगला प्रश्न हमारा है, उपराष्ट्रपति के 2 अधिकार एवं कार्य बताइए। यदि उपराष्ट्रपति के 2 अधिकार एवं कार्य लिखने हैं हमें, तो यदि उपराष्ट्रपति का पद उसकी मृत्यु, पद त्याग एवं महाभियोग के कारण रिक्त हो जाए तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर आसीन हो जाता है। वह सीनेट के अध्यक्ष का कार्य करता है, परंतु उसे मत देने का अधिकार वहां पर नहीं होता है। अगला प्रश्न हमारा, पॉकेट वीटो। उपराष्ट्रपति को एक अलग प्रकार की विशेषाधिकार प्राप्त होता है। राष्ट्रपति को एक प्रकार से अलग विशेषाधिकार प्राप्त होता है यदि कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास कांग्रेस के अधिवेशन के स्थगन होने से केवल 10 दिन पहले ही आता है और राष्ट्रपति उस विधेयक से सहमत नहीं है तो वह उसे अपने पास रखकर ही समाप्त कर देता है। इसे ही क्या कहा जाता है? पॉकेट वीटो कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा 68 नंबर, अमेरिकी कांग्रेस के 2 सदनों के नाम लिखिए। प्रतिनिधि सभा और सीनेट जो है वह अमेरिकी कांग्रेस के 2 सदन हैं। 69 नंबर प्रश्न है, प्रतिनिधि सभा के सदस्यों की 2 योग्यताएं लिखिए। वह 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और वह कम से कम 7 वर्ष से
अमेरिका का नागरिक हो। और हमारा अंतिम प्रश्न 70 नंबर प्रश्न है, प्रतिनिधि सभा के 4 कार्य। व्यवस्थापन शक्ति उसे होती है, कार्यपालन शक्ति होती है और महाभियोग लगाना पर्यवेक्षण संबंधी कार्य इसके अंतर्गत होते हैं। इस प्रकार से हमारा फर्स्ट जो महासंग्राम रिवीजन का यह क्लास है पेपर फर्स्ट का ख़त्म होता है। नेक्स्ट पेपर फर्स्ट का आपका महासंग्राम रिवीजन क्लास जल्द ही आएगा। चैनल पर बने रहिए, दोस्तों के पास वीडियो शेयर कीजिए, टेलीग्राम से आप अच्छे से रिवीजन कीजिए। अगर आपका कोई भी डाउट रह जाता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, यहाँ पर भी टेलीग्राम चैनल पर भी। आपके जब भी पेपर हो जाएं आपको बताया गया है, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस पर भेज दिया करिए पीडीएफ बनाकर, या फिर टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप में उसको भेज दिया करिए, जिससे उसे भी सॉल्व कराया जा सके, अच्छे से आप आकलन कर सकें। और अन्य यूनिवर्सिटीज़ जिसमें एग्ज़ाम ना हुए रहें उनको उससे लाभ होता है। तो पेपर को अवश्य भेजें, जिससे हम जो है उसका सॉल्यूशन करा सकें। अगर कोई भी डाउट हो किसी अन्य सब्जेक्ट का, आपको जो महासंग्राम रिवीजन क्लास चाहिए या कोई पेपर चाहिए, मॉडल पेपर चाहिए, तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हालांकि हमने लगभग सॉल्व करा दिए हैं। अगर किसी विषय के छूट गए हो तो आप उसे कमेंट करिए, हम उसको सॉल्व करा देंगे। चैनल पर बने रहिए, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।